डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने लैपिंग के बारे में जानकारी हासिल की थी। लैपिंग टूल का मटेरियल क्या होता है वो देख लिया था, प्रोसेस को किस तरीके से किया जाता है वो देख लिया था। और इसके अलावा हम लोगों ने उससे जुड़े कुछ टर्म्स देखे थे। लैपिंग व्हीकल्स क्या होते हैं, मतलब लुब्रिकेंट्स कौन से होते हैं, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं वो देख लिया था। इसके साथ ही हम लोगों ने लैपिंग के जो मेथड्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल्स, और इसके इस्तेमाल में आने वाले जो टूल्स है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की थी। इसके अलावा हम लोगों ने एक्चुअल में लैपिंग प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है वो भी मेथड्स हम लोगों ने देख लिए थे। सो इस क्लास के अंदर अलग अलग लैपिंग करते समय इस्तेमाल में आने वाले जो भी टूल्स है उन टूल्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल लैब जो है उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने वाले हैं। अलग अलग टाइप के जो लैब्स इस्तेमाल में आते हैं वो कौन से हैं और उनको किस तरीके से बनाया गया है, इस्तेमाल में किस तरीके से लाए जाते हैं वो देखने वाले हैं। इसके अलावा उनको चार्ज कैसे किया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। और जो भी प्रिकॉशंस उनके लिए इस्तेमाल में लाई जाती वो प्रिकॉशंस के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। सो ये लेसन चालू करने से पहले ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जब भी हम लोगों को हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है किसी भी वर्क में, तो वहाँ पे लैपिंग प्रोसेस इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे कि जिग्स और फिक्सर्स के ऊपर। लैपिंग प्रोसेस हम लोगों को सबसे ज़्यादा हायर फिनिश प्रोवाइड करती है। उस हाई फिनिश की वजह से उन जॉब्स को या उन कंपोनेंट्स को हाई एक्यूरेसी मिलती है। उनकी जो तंतोतंत क्षमता है वो बढ़ जाती है। ये लैपिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा किसके अंदर की जाती है? तो मैंने पहले ही बोला था, जैसे कि हम लोगों ने गन के बैरल्स देखे हैं, इंटरनल सेक्शन, बंदूक की गोली जहाँ से जिस नली से बाहर निकलती है उसको हम लोग बैरल कहते हैं। उस बैरल के अंदर का सेक्शन लैपिंग किया हुआ रहता है। सेम वैसे ही जहाँ से तोप से गोला बाहर निकलता है उस तोप की नली को भी लैपिंग किया हुआ रहता है। ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। जो होल्स को फिनिशिंग किया जाता है, ये होल जो होते हैं ये हमेशा हार्डन और टेम्पर होते हैं, तो वहाँ पे दूसरी कोई प्रोसेस फिनिशिंग की चलती नहीं है। तो इसके लिए लैपिंग को उन जगह पे हाई एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, या उसको क्या दिया जाता है, तो पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उस लैपिंग के अंदर इस्तेमाल में आने वाले टूल्स के बारे में हम लोग अभी जानकारी हासिल करेंगे। वो टूल्स अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फिगर नंबर 1 से लेके फिगर नंबर 5 तक आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से है। फिगर नंबर 4 और 5 के अंदर आपको उसकी प्रोसेस दिखाई देगी। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हैंड लैपिंग मेथड या मशीन लैपिंग में जब लैपिंग प्रोसेस होती है तो उनको किस डायरेक्शन में घुमाना होता है, वो डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो इन टूल्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले ये देखना है कि फिगर नंबर 1 के अंदर जो ए पार्ट है, उस ए पार्ट में जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग दिखा रहे हैं, ये ड्राइंग जो है, इस ड्राइंग के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये ग्रूव्स बने हुए हैं, मतलब खांचे बने हुए हैं पूरे सर्कुलर सेक्शन के ऊपर। और यहाँ पे एक पूरा का पूरा कट मारा दिया गया है जो कि इस राउंड सेक्शन के बराबर मिडल तक जाता है। यहाँ पे ये शाफ्ट बिठाया गया है और उस शाफ्ट को क्या किया है, नट से लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है, ये पार्ट इस शाफ्ट के साथ में जुड़ा रहे। ये भी एक टाइप का लैप है। और ये जो ग्रूव्स है, ये ग्रूव्स क्या काम करते हैं, तो अपने अंदर चार्जिंग मटेरियल को समा लेने का काम करते हैं, अंदर बिठाने का काम करते हैं। उसी की तरह एक दूसरा है, यह है मैंड्रिल, जिसके अंदर यहाँ पे स्लीव्स लगाए गए हैं। स्लीव का मतलब होता है प्लेट्स। इन प्लेट्स को हम लोग स्क्रू के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नट और स्क्रू, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक स्क्रू है और ये नट है। तो नट और स्क्रू की असेंबली से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन स्लीव के डायमीटर को कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग होल को और अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो उसी का एक टाइप यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो स्क्रू बिठाया गया है, और जैसे ही हम लोग टाइट करेंगे तो वो किस तरीके से
उन डायमीटर को बढ़ाने का काम करता है, जैसे कि फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में दिखाया गया है। सेम एज इट इज फिगर नंबर 4 में यहाँ पे भी एक लैपिंग टूल दिखाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे होल्स बने हुए हैं। सो चार्जिंग करते समय इन होल्स के अंदर चार्जिंग मेटल फंस जाता है, और जिसका बेनिफिट ये होता है कि वो यहाँ से निकल के उन होल्स को फिनिश करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो लैपिंग इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए इस्तेमाल में आने वाले जो टूल्स है उन टूल्स को देख लिया। अभी उनकी थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। ये लैपिंग टूल्स सॉलिड और एडजस्टेबल दोनों टाइप्स में अवेलेबल होते हैं। इनके अंदर जो लैप्स होते हैं ये बड़े साइज में कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं, और जो छोटे होते हैं वो कॉपर, ब्रास या फिर ब्रिटल कास्ट आयरन से बने हुए होते हैं। होल को लैपिंग करने वाले जो लैप्स हम लोग ड्राइंग में दिखते हैं, ये जनरली सभी शॉप्स के अंदर, मतलब जहाँ पे टेक्निकल का सामान मिलता है, वो सभी हार्डवेयर शॉप्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि इस्तेमाल में आने वाले कुछ लैब जो है, जैसे कि हम लोग फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर नंबर 1 में, तो इसके अंदर इंटरचेंजेबल स्लीव्स होते हैं। ये स्लीव है जो यहाँ पे दिखाई गई है। इन स्लीव्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंटरचेंज कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। मतलब इस्तेमाल के बाद अगर ये ख़राब हो जाती है तो उनको निकाल के उनकी जगह पे दूसरी स्लीव्स इस्तेमाल में लाई जाती है या लगाई जाती है। और ये स्लीव जो है ये कॉपर से बनी हुई रहती है, सॉफ्ट मेटल होता है, जल्दी चार्ज हो जाते हैं। इनके अलावा शॉप फ्लोर में कुछ एडजस्टेबल लैब बनाए जाते हैं जिसके अंदर हम लोग थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की प्रोविज़न कर सकते हैं, जो कि फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में हम लोग देख रहे हैं। सो जो ग्रूव्स लैब के ऊपर बने हुए रहते हैं वो क्या करते हैं, तो एब्रेसिव्स को अपने अंदर रखने का काम करते हैं या समा के लेते हैं, और लैपिंग होते समय वो एब्रेसिव उन जगह से निकल के अपना जो फिनिशिंग देने का काम है वो फिनिशिंग देने का काम करते हैं। इसके साथ में इनके अंदर एक ग्रूव्स या स्लॉट बना हुआ रहता है। ये स्लॉट उनके साइजेस को एडजस्ट करने का काम करता है जब भी लैपिंग ऑपरेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है तब। सो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि लैपिंग जो है ये लैपिंग बाय हैंड ऑपरेशन और बाय मशीन ऑपरेशन दोनों तरीके से की जाती है। उसमें से एक हैंड ऑपरेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो दूसरा हैंड ऑपरेशन फिगर नंबर 5 के अंदर हम लोग देख रहे हैं। मशीनिंग ऑपरेशन में सेंसिटिव ड्रिल प्रेस का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू लैपिंग ऑपरेशंस होल के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, या लैप मट जो है उन लैप्स को उन मशीन्स के थ्रू घुमाया जाता है। सो लैपिंग करते समय लैप जो होते हैं वो होल के अंदर जाके टाइटली बैठना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे फिगर नंबर 5 के अंदर दिखाया गया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लैपिंग ऑपरेशन सही नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा एग्जिस्टेबल लैब जो है उन एग्जिस्टेबल लैब को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर स्लाइटली एडजस्टमेंट करने की प्रोविजंस होती है, जिसकी वजह से हम लोग साइजेस को लैब के साइजेस को बढ़ा सकते हैं, और जिसकी वजह से वो होल के अंदर अच्छी तरीके से फिट हो जाती है या बैठ जाती है, और लैपिंग अच्छे से परफॉर्म होते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस होल के अंदर हम लोगों को लैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस होल की लेंथ से लैप की लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि लैप होल से आर पार निकल सके। जिसकी वजह से हम लोगों को होल की जो स्ट्रेटनेस है, मतलब लंबवत पना, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलरनेस, ये जो है ये हम लोगों को सही तरीके से मिल पाए या हम लोग उसको सही तरीके से देख पाए। अगर होल सीध में नहीं रहेगा, एक सरल दिशा में नहीं रहेगा और वो टेढ़ा मेढ़ा बना रहेगा, तो लैपिंग करते समय लैप टूल जो है वो लैप टूल खराब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा है। तो ये सभी लैपिंग करने वाले टूल्स हैं जिनको हम लोग लैप के नाम से जानते हैं, जो कि फिगर नंबर 1 ए, बी, फिर फिगर नंबर 2 में, 3 में दिखाए गए हैं, 4 में दिखाए गए हैं,
5 में दिखाया गया है। तो ये जो लैपिंग टूल्स है जिनको हम लोग लैप कहते हैं, ये लैप सॉफ्ट मटेरियल से बने हुए रहते हैं, और इंटरनल लैपिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा होल्स को लैपिंग करने का काम करते हैं, उनको फिनिश करने का काम करते हैं। तो इसके लिए होल जो है ये एक सीधी दिशा में होने ज़रूरी है। अगर वो एक सीधी दिशा में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लैपिंग करते समय इन टूल्स के ऊपर उनका असर होगा। इनका सॉफ्ट मटेरियल होने की वजह से ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे और उनकी जगह पे नए टूल्स का हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चिक होगा। होल के अंदर लैपिंग करते समय ये ध्यान में रखना है कि लैपिंग टूल को बाहर नहीं निकालना है, वो होल के अंदर कंटिन्यूअसली आगे पीछे चलना चाहिए जब तक कि हम लोगों को रिक्वायर्ड फिनिश ना मिले। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट देते देते हम लोगों को इस लैपिंग टूल को अंदर की तरफ ढकेलना है, पुश करना है, जिसकी वजह से टूल अंदर बाहर इजीली हो सके। फिगर नंबर 1 में हम लोग जो लैब देख रहे हैं, इन लैब्स को क्या कहा जाता है, तो सिलेंड्रिकल लैब्स। ओके, इन लैब्स के ऊपर 3-4 ऐसे ग्रूव्स बने हुए रहते हैं, इनके बॉडी में एक स्लॉट कटा हुआ रहता है, इनके ऊपर स्क्रूज फिट किए जाते हैं जिनकी मदद से हम लोग इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इन स्क्रू को जैसे ही हम लोग टाइट करेंगे, ये जो लैब्स है ये अपने आप फैल जाते हैं, एक्सपांड होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग किसी भी होल में स्लाइट एडजस्टमेंट के थ्रू फिनिशिंग का काम कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल रिंग गेज को लैपिंग करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जॉब के ऊपर के इंटरनल होल जो होते हैं उनको फिनिशिंग देने का काम किया जाता है, मतलब रिंग गेज को फिनिशिंग देने का इंटरनली, और होल्स के अंदर फिनिशिंग करने का काम इन के थ्रू किया जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरनल लैपिंग टूल जो है ये एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे एडजस्टेबल्स स्लॉटेड जो हम लोगों ने फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी में देखे थे, ये उनके टाइप्स है। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि सिरिंज जैसी चीज़ के अंदर एक मटेरियल बिठाया गया है, तो ये जो लिक्विड है ये एक व्हीकल का काम करता है, और इसके साथ में वो एब्रेसिव पार्टिकल्स बिठाए जाते हैं इन सिरिंज के अंदर, और उनको किस तरीके से लगाया जाता है, तो यहाँ पे वो ड्राइंग में हम लोग देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इनको अप्लाई किया जाता है जॉब के ऊपर, और फिर क्या किया जाता है, उनके अंदर जो होल्स हम लोगों को फिनिश करने हैं उनको रखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ये टूल यहाँ पे लगाया गया है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लैप कहते हैं, बराबर है। ये कौन सा लैप हो गया, सिलेंड्रिकल लैप हो गया, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल होल्स को फिनिशिंग करने का काम करेंगे। तो इन लैप के ऊपर ये एब्रेसिव पेस्ट लगाने के बाद इनको चार्ज किया जाता है, और चार्ज होने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज होने के बाद इसके ऊपर हम लोग जॉब के ऊपर के होल को सेट करते हैं और उसको चलाने का काम करते हैं। उसमें से एक जो होल वाला आपको हम लोगों ने दिखाया था यहाँ पे, वो दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया है कि इंटरनल लैपिंग के मेथड्स में इस्तेमाल में आने वाले लैपिंग टूल जो है, ये लैपिंग टूल किस तरीके से दिखते हैं। ओके, जैसे कि देखिए ये वाला हम लोगों ने अभी देख लिया, ये दोनों को हम लोगों ने देख लिया। ये दोनों एक्चुअल में कैसे दिखते हैं तीनों, तो देखो एडजस्टेबल, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल टाइप है, ये एडजस्टेबल टाइप से। वो एब्रेसिव के स्टिक्स है जिसके अंदर एब्रेसिव पेस्ट भरी हुई है विद द व्हीकल। तो आपको यहाँ पे ग्रीस ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एडेड रहते हैं व्हीकल विथ एब्रेसिव्स, तो आपको उनको खाली लगाना है और इस्तेमाल करना है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था सिलेंड्रिकल लैप का और एक एग्जांपल इंटरनल लैपिंग के लिए, तो उसमें से ये टूल यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। तो इसी इंफॉर्मेशन को दोबारा हम लोग रिपीट करते हैं। इंटरनल लैपिंग टूल्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये लैपिंग टूल्स कैसे रहते हैं, तो सॉलिड रहते हैं, इनके अंदर एडजस्टेबल टाइप्स भी लैप्स अवेलेबल होते हैं, या अगर हम लोग देखेंगे तो इनके अंदर जो बड़े साइज के लैब्स बनाए जाते हैं वो कास्ट आयरन से बनते हैं, और छोटे साइज के कॉपर, ब्रास जैसे मेटल से बने हुए रहते हैं। इनके अंदर एडजस्टेबल टाइप्स के
लैब्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि छोटे साइज में बने हुए रहते हैं। जो स्लीव्स या एडजस्टेबल टाइप्स होते हैं लैब्स, उनके अंदर जो स्लीव्स होती है वो कॉपर की बनी हुई है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। और ये कॉपर की स्लीव्स हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल जो लैब्स है उनके आउटसाइड सरफेस के ऊपर ग्रूव्स बने हुए रहते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो एब्रेसिव कंपाउंड है उसको क्या कर सकते हैं, रुका सकते हैं, या वो रुक जाता है वहाँ पे या बैठ जाता है। इसके अलावा कोई कुछ के अंदर स्लिट्स बने हुए रहते हैं। देखिए यहाँ पे ड्राइंग में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लंबाई में कट बना हुआ है इसको स्लिट कहा जाता है। सो इन स्लिट्स का बेनिफिट क्या होता है, स्लिट्स बनाने की वजह से हम लोग स्क्रू के जरिए जैसे ही टेंशन डालेंगे लैप अपने साइज को बढ़ा लेता है। ये उन स्लिट्स का मतलब कट्स का बेनिफिट्स होता है। सो ये जो इंटरनल लैपिंग टूल्स है जिसको हम लोग लैप के नाम से जानते हैं, इनका हेल्प कहाँ पे होता है, तो जो सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं इन सिलेंड्रिकल होल्स के अंदर लैपिंग ऑपरेशंस करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि गेज जो होता है रिंग गेज, उस रिंग गेज के अंदर लैपिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इंटरनल लैपिंग जो है, इंटरनल लैपिंग किस तरीके से की जाती है उसके बारे में मैंने बताया। और हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी कभी हम लोग लैपिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं हाथों के ज़रिए और इस टूल को पुश करने का काम करते हैं, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको इस टूल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए ही अंदर पुश करना है, तो जिसकी वजह से स्मूथ फिनिश और सरफेस की एक्यूरेसी आसानी से हम लोग बढ़ा सके। तो ये जो हम लोगों ने देखा वो इंटरनल लैपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है एक्सटर्नल लैपिंग। सो एक्सटर्नल लैपिंग टूल यहाँ पे फिगर नंबर 11 में दिखाया गया है, और उसके जो अलग अलग स्केच डायग्राम्स है उनको हम लोगों ने फिगर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 में दिखाया है। 10 में हम लोगों ने इस टूल को किस तरीके से हाथों के जरिए चलाया जाता है वो भी दिखाया है। सो ये भी ऑपरेशन मशीन के थ्रू भी किया जाता है, जिसके अंदर लेथ मशीन का इस्तेमाल होता है या रोटरी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हैंड ऑपरेशंस के थ्रू या हैंड मेथड जो होती है लैपिंग की, वो हैंड मेथड थ्रू भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है यूजिंग सेम टूल। तो ये जो एक्सटर्नल लैपिंग टूल है इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे इसके अंदर, और ये किस तरीके से फंक्शन करता है वो देखेंगे। ये जो टूल हम लोग देख रहे हैं डायग्राम के अंदर और उसके स्केचेस, इस टूल का इस्तेमाल या इस लैब का इस्तेमाल आउटसाइड या एक्सटर्नल जो सरफेसेस होते हैं उनके ऊपर लैपिंग के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल सिलेंड्रिकल सरफेसेस, बाहरी सिलेंड्रिकल सरफेसेस या एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर इनका इस्तेमाल होता है। सो एक्सटर्नल लैपिंग टूल जो है ये अलग अलग टाइप्स में आते हैं, जैसे कि फ्लैट लैप, रिंग लैप, स्प्रिंग लोडेड लैप। सो ये जो टूल्स है इनके बारे में हम लोग बाद में जानकारी हासिल करेंगे। सो ये जो एडजस्टेबल रिंग लैप हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिगर नंबर 11 में दिखाया गया है, इसकी बॉडी में भी स्लॉट कटा हुआ रहता है। मतलब क्या है, इसकी बॉडी में एक स्लॉट बना हुआ रहता है। बहुत सारे लोग इसको स्लिट के नाम से भी जानते हैं, उस स्लॉट को स्लिट के नाम से भी जानते हैं, जिसके वजह से हम लोग इस लैप की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। साइज को एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर स्क्रू की अटैचमेंट दी हुई रहती है, मतलब इसके अंदर एक स्क्रू फिट किया हुआ रहता है जिसके ज़रिए हम लोग उसको लॉक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो स्क्रू अटैचमेंट दिखाई दे रहे हैं फिगर नंबर 6 में अगर हम लोग देखेंगे तो फिगर नंबर 8, 7, 9 इनके अंदर भी आपको वो स्क्रूज दिखाई देंगे। देखो फिगर नंबर 8 में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे वो अंदर की तरफ स्लॉट जो बना हुआ है उसके अंदर वो स्क्रू किस तरीके से बिठाया गया है वो दिखाया है। इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो 7 में भी वो दिखाया गया है। उसी की तरह 11 में भी ये स्क्रू यहाँ पे बिठाया गया है वो दिख रहे हैं, ये एलन स्क्रू है। सो ये जो टूल है
इस टूल के थ्रू जो ऑपरेशन होता है उसको रिंग लैपिंग मेथड कहते हैं। ये रिंग लैपिंग मेथड मशीन के द्वारा भी की जाती है और हाथों के द्वारा भी की जाती है। इसके अंदर जॉब को वॉइस में क्लैम्प किया जाता है, या फिर अगर हम लोग रिंग लैपिंग की बात करेंगे तो लेथ मशीन पे भी, मतलब ही लेथ मशीन के चक के अंदर जॉब को पकड़ा जाता है या होल्ड किया जाता है। इसके बाद लैब को जॉब के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरीके से ये मेथड परफॉर्म की जाती है। उसके ऊपर क्या किया जाता है, एब्रेसिव की पेस्ट को लगाया जाता है जॉब के ऊपर, और फिर इस टूल को उसके ऊपर रखा जाता है और चलाया जाता है। इसको चलाते समय आगे पीछे करना होता है और सर्कुलरली उसको घुमाना होता है। बड़े डायमीटर के जो भी जॉब्स होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप्स के लैब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी बॉडी जो होती है वो वुड से बनी हुई रहती है और उसके अंदर अलग अलग स्लीव्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसके अंदर लैपिंग कंपाउंड को फीड करते हैं। नट बोल्ट की एडजस्टमेंट या स्क्रू की एडजस्टमेंट की वजह से हम लोग इनके साइजेस को एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और कुछ रिंग लैब जो होते हैं उनके अंदर इंटरचेंजेबल बुश बने हुए रहते हैं। मतलब क्या कि पूरे टूल को अगर कुछ खराबी बने या लैब जो है वो सही तरीके से फिनिशिंग ना दे तो पूरे टूल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इंटरचेंजेबल बुश बने हुए रहते हैं। अगर हम लोग फिगर नंबर 8 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, फिगर नंबर 8 में वो इंटरचेंजेबल बुश दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे ये मैं आपको कर्सर से बता रहा हूँ। सेम एज इट इज़ वो बुश यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सेम एज इट इज़ फिगर नंबर 9 में भी ये बुश इंटरनली सेट किया हुआ है और स्क्रू के ज़रिए उनको लॉक किया है। तो ये इंटरचेंजेबल बुश होते हैं। मतलब क्या है, जो टूल अपने अंदर से इनको निकाल सकता है और उनकी जगह पे हम लोग दूसरा बुश लगा के उसको एडजस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स है जहाँ पे इंटरचेंजेबल बुश इस्तेमाल किए जाते हैं लैपिंग करने वाले टूल के अंदर, एक्सटर्नल लैपिंग करने वाले टूल के अंदर। इसी को हम लोग रिंग लैप के नाम से भी जानते हैं। जिन रिंग लैब्स में इंटरचेंजेबल बुश को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे लैब के थ्रू हम लोग अलग अलग साइजेस को फिनिशिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग अलग अलग साइजेस के बुश को होल्ड कर सकते हैं और चला सकते हैं। इन्हीं लैब्स का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड्स जॉब के ऊपर जो बने हुए रहते हैं उनको भी लैपिंग कर सकते हैं, उनको भी फिनिशिंग कर सकते हैं। ये भी प्रोविज़न कुछ टाइप्स के लैब्स के अंदर वो बनाई हुई रहती है। जो रिंग लैब से ज़्यादा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बने हुए रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्जिंग द सिलेंड्रिकल लैब्स। जो सिलेंड्रिकल लैब रहते हैं उन सिलेंड्रिकल लैब्स को इंटरनल सेक्शन में लैपिंग करने के लिए, मतलब होल जैसी चीज़ के अंदर लैपिंग करने के लिए, तैयार करने के लिए या चार्ज करने के लिए जो ऑपरेशनल मेथड है वो हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर। मतलब ही क्या है कि इंटरनल होल को चार्ज करना है या इंटरनल होल को लैपिंग करनी है, तो उसके लिए जो चार्जर है वो चार्जर किस तरीके से फंक्शन करता है वो हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टूल हम लोग देख रहे हैं चार्जिंग करने वाला, यहाँ पे जो कि लेथ मशीन के चक के अंदर होल्ड किया गया है और उसके ऊपर एब्रेसिव पार्टिकल्स लगाए जाते हैं। वो लगाने के बाद जो चार्जिंग प्लेट है उसको उसके ऊपर क्या किया जाता है, रब किया जाता है। मतलब ही क्या है कि लैब को उसके ऊपर, सॉफ्ट मेटल के लैब को उसके ऊपर क्या किया जाता है, रब किया जाता है।
तो यहाँ पे जॉब के ऊपर एब्रेसिव कंपाउंड जो होता है एब्रेसिव कंपाउंड लगाया जाता है। वो एब्रेसिव कंपाउंड लगाने के बाद विथ व्हीकल क्या किया जाता है, उसको हाथों के जरिए पूरे जॉब के ऊपर स्प्रेड किया जाता है। मतलब ही पूरे जॉब के ऊपर उसको फैलाया जाता है, सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर हम लोग उसको पूरे तरीके से फैलाते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर कास्ट आयरन या कॉपर का ब्लॉक लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पहले फिगर में और दूसरे फिगर में। और ये कास्ट आयरन या कॉपर की स्लीव बना हुआ ब्लॉक जो है उसको क्या किया जाता है, उन सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर रखा जाता है और फिर उसको आगे पीछे घुमाते, उसका डायरेक्शन दिखाया गया है। जॉब को घुमाने का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। और मतलब ही जो लैप हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं होल को फिनिश करने के लिए, उसको घुमाने का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाया गया है। और जो टूल है लैप है जो उसको चार्ज करने वाला है, उसको भी घुमाने का डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये उसकी वुडन बॉडी है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बताया था। और ये सॉफ्ट मेटल का लैप है, ये भी लैप है और नीचे वाला सेक्शन भी लैप ही है। एक के थ्रू दूसरे लैप को चार्ज किया जाता है यहाँ पे, इसको आगे पीछे घुमाया जाता है, डायरेक्शन उस लैप का कहाँ से अंदर से बाहर की तरफ उसको लाया जाता है। सेम प्रोसेस कंटिन्यूअसली की जाती है पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस को चार्ज करने के लिए, जब तक कि वो एब्रेसिव पार्टिकल्स इसके अंदर जाके पूरे तरीके से बैठ ना जाए लैपिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। ये करते समय जो चार्जिंग करने वाला ब्लॉक है उन ब्लॉक्स के ऊपर एक समान प्रेशर डालना ज़रूरी है, जिसकी वजह से सही तरीके से जो चार्जिंग मटेरियल है जिसको हम लोग एब्रेसिव कहते हैं वो एब्रेसिव पार्टिकल्स इन सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर जाके बैठ सके एक पर्टिकुलर लेवल में। जब एब्रेसिव मटेरियल सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर बैठ जाए उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल लैब जो है ये लैब चार्ज हो गए। अभी उनको होल के अंदर हम लोगों को क्या करना है, सेट करना है और होल के अंदर उनको सेट करके चलाना है, या फिर जॉब को इन सिलेंड्रिकल लैब के ऊपर बिठा के उनको चलाना है। तो लैब के ऊपर बैठे हुए जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे। सो देखिए ये दोनों भी जो टूल्स है ये दोनों भी लैब का काम करते हैं। ये एक्सटर्नल लैपिंग करने वाला टूल है, ये इंटरनल लैपिंग करने वाला टूल है। सो ये क्या कर रहा है, इंटरनल लैपिंग करने वाला जो टूल है उसको चार्ज करने का काम एक्सटर्नल लैपिंग करने वाले टूल के थ्रू किया जाता है। ये ऐसी मेथड है जहाँ पे ये दोनों लैप ही है, दोनों एक दूसरे को चार्ज करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस टूल की सहायता से जो शाफ्ट हम लोग देख रहे हैं लेथ के चक के अंदर बंधा हुआ, इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो इंटरनल सरफेसेस है उन इंटरनल सरफेसेस को क्या कर रहे हैं, फिनिशिंग देने का काम कर रहे हैं। वो इंटरनल सरफेस कौन सा है, तो सिलेंड्रिकल होल, छिद्र, उन छिद्र को फिनिश करने का काम हम लोग इसके थ्रू कर रहे हैं। और उसको चार्ज करने की जो मेथड है उसके अंदर भी हम लोगों को लैब का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो जब ये साइज में बड़े होते हैं तो पहले ही बताया गया कि वुडन ब्लॉक होता है, उसके अंदर क्या किया जाते अलग अलग स्लीव्स इस्तेमाल किए जाते हैं सॉफ्ट मेटल के, तो जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, ये ध्यान में रखना है। सो ये ऑपरेशन करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि जो लैब चार्ज करने वाले टूल है या लैपिंग करने वाले जो टूल्स है उनको एक ही जगह पे घुमाते नहीं रहना है, उसको पूरे तरीके से सभी जगह पे आगे पीछे घुमाना है। जैसे कि हम लोगों ने ड्राइंग में देखा, अगर एक ही जगह पे ये घूमता रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे, दूसरे साइड्स में सही तरीके से चार्जिंग मटेरियल बैठेगा नहीं। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको लैपिंग करना है या चार्जिंग करना है, तो लैपिंग या चार्जिंग करते समय उसके जो सरफेसेस है वो हमेशा मॉइस्ट रहने चाहिए, मतलब ये वो गीले होने चाहिए। मतलब आपको वहाँ पे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना है, जिसको व्हीकल्स बोलते हैं, उन व्हीकल्स का इस्तेमाल करना है चार्जिंग करते समय भी, लैप को चार्ज करते समय भी, और लैप के थ्रू लैपिंग ऑपरेशन करते समय भी, इसका ये ध्यान में रखना है। फिर हमेशा ये ध्यान में रखना है कि
जब भी कभी आप लैपिंग ऑपरेशन करोगे तो हर बार रिपीट करते समय आपको फ्रेश एब्रेसिव जो है उनको इस्तेमाल में लाना है। वही पुराने इस्तेमाल किए हुए एब्रेसिव्स को कभी इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी वजह है कि जो आप चार्जिंग करते समय लैप्स को इस्तेमाल करते हैं और बाद में वो वहाँ से निकल जाता है, वो और उसके पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल्स मतलब एब्रेसिव पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि वो हार्डर रहते हैं। तो ब्रेक होने के बाद उनकी ग्रेन साइज कम हो जाती है। तो दोबारा आप इनको इस्तेमाल में लाओगे, ये अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मेटल के अंदर जाके बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से जो फिनिशिंग मिलेगी वो एवरेज फिनिशिंग मिलेगी। इसीलिए हर बार जब भी कभी आप एक ऑपरेशन होने के बाद दोबारा नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए जब आप चार्ज को रेडी करोगे, तो ये ध्यान में रखना है, जो पुराने एब्रेसिव है या इस्तेमाल किए हुए एब्रेसिव है उनको इस्तेमाल नहीं करना है। उनकी जगह पे आपको नया एब्रेसिव और फ्लूइड का इस्तेमाल करना है या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना है। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब आप लैपिंग ऑपरेशन करते हो उस समय पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर जो लैप टूल है वो भी घिस जाएगा क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल का है। उसके साथ में जॉब के ऊपर भी स्क्रैचेस आ सकते हैं और जो फिनिशिंग ऑपरेशन है वो फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये लाइट प्रेशर में ऑपरेशन किया जाता है, इसकी वजह से उसकी फिनिशिंग बरकरार होती है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से चार्जिंग किया जाता है सिलेंड्रिकल लैब्स को। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो इस्तेमाल में आने वाले लैब्स है उन लैब के शेप के अनुसार भी लैब के टाइप्स बनते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ लैब कितने टाइप्स के लैब्स अवेलेबल है बेसिकली जनरली। तो यहाँ पे हम लोग वो लैब देखने वाले हैं। फिगर नंबर 1, 2 और 3 के अंदर इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। सो उसमें से पहला जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही जानकारी ली थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल लैब्स। आकार कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, गोलाकार होता है सिलेंडर के जैसे। इनके अंदर 3 से 4 स्लॉट बने हुए रहते हैं। इनके अंदर स्क्रू फिट किया हुआ रहता है एडजस्टमेंट्स के लिए। सो जब भी इन स्क्रूज को हम लोग टाइट करते हैं तो लैब जो है ये लैब्स फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्लट बने हुए रहते हैं। उन स्लट्स की वजह से क्या होते हैं, उनको फैलने का काम होता है। ग्रूव्स बने हुए रहते हैं जिसके अंदर एब्रेसिव मटेरियल जाके बैठ जाता है। चार्जिंग करते समय बहुत काम होता है। लैपिंग करते समय वो एब्रेसिव वहाँ से निकलते हैं और जॉब को और उसके साथ में जो टूल है उसको भी वो चार्ज करने का काम करते हैं। इसके लिए फिनिशिंग प्रोसेस और अच्छे तरीके से होती है। ये जो लैब्स है इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है वो भी मैंने बताया कि इंटरनल होल जो होते हैं, होल का इंटरनल सरफेस जो होता है, उन सरफेसेस को फिनिश करने के लिए। इसके अलावा रिंग गेजेस को लैपिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो हम लोगों ने जो फिगर नंबर 1 में डायग्राम देखे थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं फ्लोटेड और स्प्रिंग लोडेड लैब्स के बारे में, जो कि फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं। फिगर नंबर 2 में जो हम लोग लैब देख रहे हैं, फ्लोटेड और स्प्रिंग लोडेड लैब, इनका जो पिछला सिरा होता है या पिछला भाग जो होता है उसके ऊपर स्प्रिंग लगी हुई रहती है या स्प्रिंग बिठाई हुई रहती है, जिसकी वजह से हमेशा ये क्या करते हैं, चलते समय एक रिक्वायर्ड प्रेशर जो होता है वो प्रेशर डाल के घूमने का काम करते हैं। ये लैब जो है उनका यूज जो है मुख्यतः जो बड़े डायमीटर के सिलेंडर्स होते हैं और गेज होते हैं उनको लैपिंग के लिए किया जाता है। सो फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में हम लोगों ने फ्लोटेड या स्प्रिंग लोडेड लैब जिसको कहा जाता है उसके बारे में जानकारी हासिल की है। सो फिगर नंबर 2 में फ्रंट सेक्शन में वो कैसा दिखता है और टॉप सेक्शन से उसको कैसे दिखाया गया है वो दोनों हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को देखना है रिंग लैब के बारे में। सो यहाँ पे डायग्राम के अंदर रिंग लैब जो है वो रिंग लैब के बारे में दिखाया गया है कि रिंग लैब कैसे दिखता है। ये इसका स्केच है।
रिंग लैब अगर हम लोग देखेंगे तो दिखने के लिए हमारा जो डाई होता है, थ्रेडिंग करने वाला डाई, उसकी तरह दिखता है। ये कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है और इसके हैंडल के अंदर एक बुश लगा हुआ रहता है विद द एडजस्टिंग स्क्रू, और उसके थ्रू हम लोग साइजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका डायग्राम हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। रिंग लैब का डायग्राम जो था, वो रिंग लैब का डायग्राम हम लोगों ने पहले ही देखा था। सो ये रिंग लैब जो है, ये रिंग लैब बहुत बेनिफिटेड होता है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी काम जो है आसानी से कर सकते हैं एडजस्टमेंट करके। अलग अलग साइजेस के लिए हम लोगों को अलग अलग रिंग लैब जो है उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनके अलावा फ्लैट लैब भी आता है। तो ये हमारे फ्लैट की तरह दिखता है, या कभी कभार ये फ्लैट लैब का सरफेस जो होता है फ्लैट रखा जाता है, और ये एक क्यूब की तरह दिखता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में जो वीडियोस देखे थे उसके अंदर दिखाया था। एक बंदा एल्यूमिनियम के ब्लॉक को इस्तेमाल करता है। तो ये जो एल्यूमिनियम का ब्लॉक है या कास्ट आयरन का ब्लॉक है, दे आर नोन एज अ फ्लैट लैब, क्योंकि उनका लैब सरफेस जो है ये फ्लैट होता है। ये हमेशा ग्रे कास्ट आयरन के बने हुए रहते हैं। इस्तेमाल के ऊपर से वो अलग मेटल के बनाए भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, तो ग्रे कास्ट आयरन को। इनका इस्तेमाल जो फ्लैट सरफेस होते हैं उन फ्लैट सरफेस को लैपिंग करने के लिए किया जाता है। हम लोगों ने ये देख लिया कि लैप क्या है और लैपिंग कैसे की जाती है। लैपिंग व्हीकल्स किसको कहा जाता है, एब्रेसिव्स किसको कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने लैपिंग मेथड जो है उसके बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी हासिल की है कि लैपिंग किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, किस तरीके से मेटल को चार्ज किया जाता है, किस तरीके से लैप को जॉब के ऊपर रख के घुमाया जाता है, कितने टाइप्स के मेथड से, कितने टाइप्स के लैपिंग टूल है, और किस तरीके से उनके थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म करके लिए जाते हैं। लैपिंग क्या है, तो एक फिनिशिंग मेथड है। इसके अंदर बहुत ही फाइन मटेरियल पार्टिकल्स जॉब के सरफेस के ऊपर से निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से जॉब हाईली एक्यूरेट बनता है। इसके अलावा इसको चलाते समय या ये लैपिंग ऑपरेशन करने के लिए जो टूल इस्तेमाल में लाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैप। ये अलग अलग मेटल्स के बने हुए रहते हैं। ये लैब जो है, ये लैब क्या करते हैं, अपने अंदर कटिंग करने वाला जो मटेरियल है उसी को चार्जिंग मटेरियल कहते हैं, उसी को एब्रेसिव कहते हैं। उन एब्रेसिव्स को या चार्जिंग मटेरियल को अपने अंदर समा लेता है। ये लैब जो है, ये लैब हमेशा जिस मेटल के ऊपर हम लोगों को फिनिशिंग ऑपरेशन देना है उस मेटल से सॉफ्ट होना ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा वो सॉफ्ट रहेगा उतना अच्छा वर्क परफॉर्म करेगा। लैपिंग करते समय सबसे ज़्यादा लैब का अच्छा मटेरियल किसे कहा जाता है, तो कास्ट आयरन को या क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन को। ये जो लैपिंग टूल होते हैं, इन लैपिंग टूल को इस्तेमाल के ऊपर से बनाया जाता है, शेप के ऊपर से वो पहचाने जाते हैं कि वो इंटरनली लैपिंग करने वाले या एक्सटर्नल लैपिंग करने वाले हैं। उन टूल्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। लैपिंग करते समय हम लोगों को इंग्लिश लेटर 8 में उस टूल को घुमाना है, जिसकी वजह से सही मात्रा में मटेरियल जो है ये लैप के सरफेस के अंदर जाके बैठ जाए, जिसको हम लोग एब्रेसिव कहते हैं। एब्रेसिव अगर लैप टूल के अंदर जाके बैठ गया तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ लैप। फिर उस लैप की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उस लैप को इस्तेमाल किया जाता है जॉब के ऊपर, और जॉब के ऊपर हम लोग उसको क्या करते हैं, चलाते हैं एक इक्विवेलेंट प्रेशर डाल के, जिसकी वजह से मटेरियल जो है ये फाइन अमाउंट में जॉब के ऊपर से निकाला जाता है, क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल्स उस लैब के अंदर बैठे हुए रहते हैं। जब ये प्रोसेस होती है तो जो मटेरियल कटिंग होकर निकलता है वो नॉर्मल आंखों से कभी दिखता नहीं है, और जिसकी वजह से एक प्रकार का शाइन उस जॉब को मिल जाता है, जैसे कि कोई प्लेटिंग या कोटिंग की गई हो। तो ये जो मेथड है लैपिंग मेथड, उस लैपिंग मेथड के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि लैपिंग मेथड करते समय या लैपिंग ऑपरेशन करते समय
उस मेथड के अंदर हम लोगों को व्हीकल्स का इस्तेमाल करना है। व्हीकल मतलब ही क्या है, तो लुब्रिकेंट्स। ये लुब्रिकेंट्स क्या काम करते हैं, जब फ्रिक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट को बाजू में करने का काम करते हैं। उसके अलावा लैपिंग करते समय चार्जिंग किए हुए कंपाउंड मटेरियल के अंदर के कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो पार्टिकल्स जॉब के अंदर ना घुस जाए, उसके लिए भी क्या किया जाता है, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग व्हीकल कहते हैं, लैपिंग व्हीकल्स। सो लैपिंग व्हीकल्स या लैपिंग लुब्रिकेंट जो है, इनके थ्रू हीट रिड्यूस भी होती है, फिनिशिंग का काम भी अच्छी तरीके से होता है, और अनवांटेड पार्टिकल जो है वो वहाँ से बाहर निकलने का काम भी किया जाता है। उसके अलावा लैब से निकलने वाले या लैब से निकल के बाहर आने वाले जो भी एब्रेसिव्स पार्टिकल्स है या चार्जिंग मटेरियल है, वो जॉब के साथ में नहीं जुड़ते। अगर वो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जॉब का फिनिश खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जॉब के साथ में जुड़े रहेंगे तो उसके अंदर खुरदुरापन बनेगा जो रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। इस वजह से हम लोग लैपिंग ऑपरेशंस को इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये हाथों के ज़रिए भी किया जाता है और मशीन के ज़रिए भी किया जाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते समय अगर हैंड ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं या मशीन ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते समय उसको प्रेशराइज करके इक्वली प्रेशर से हम लोग उसको आगे पीछे घुमाते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। तो लैपिंग के मेथड्स भी हम लोगों ने देखे। यहाँ पे लैपिंग क्या है ये देख लिया। लैपिंग टूल कौन से है जिसको हम लोग लैप कहते हैं, वो कौन से मेटल से बनाए जाते हैं वो देख लिया। उसके लिए कौन से एब्रेसिव्स रिक्वायर्ड है, एब्रेसिव की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देख ली। इसके बाद हम लोगों ने लैपिंग कंपाउंड कौन से है वो देख ली है। लैपिंग व्हीकल्स कौन से है, मतलब लैपिंग लुब्रिकेंट्स कौन से है वो देख लिए। और साइज़ के हिसाब से और शेप के हिसाब से लैप कौन से आते हैं या किस नाम से पहचाने जाते हैं वो देख लिया। इस तरीके से हमारा लैपिंग ये जो सेशन है, ये लैपिंग, लैपिंग टूल्स, लैपिंग एब्रेसिव्स, लैपिंग कंपाउंड, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।